नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म लर्न नर्सिंग कंसेप्ट के अंदर। जी हाँ दोस्तों, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने देखा था ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स के बारे में हमने पढ़ा था, क्या क्या उनके नाम होते हैं, है ना, कौन कौन से उसके नंबर्स होते हैं। ये जो कोएगुलेशन फैक्टर होते हैं, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं, वो कोएगुलेशन के प्रोसेस के अंदर हेल्प करते हैं, ब्लड का क्लॉट जमाने का काम करते हैं जब हमारी बॉडी को इंजरी होती है या ब्लीडिंग होती है, और ब्लीडिंग को प्रिवेंट करते हैं बहुत सारी नंबर ऑफ मैकेनिज्म आपस में मिलकर। अब क्या हमने कभी सोचा है कि हमारा जो ब्लड है इंजरी होने पर ही क्यों क्लॉट होता है? ये तो हमको पता है, क्योंकि वहाँ पर ये जो लीकेज होगा वो हमारी बॉडी के लिए अल्टीमेटली कहीं ना कहीं हार्मफुल होगा। लेकिन हमारी बॉडी के अंदर नॉर्मली ब्लड क्लॉट क्यों नहीं होता है? क्या हमने ऐसा सोचा है? ये जो नॉर्मली प्रोसेस होता है वो हमारी बॉडी एक और मैकेनिज्म कैरी करती है। अगर मान लीजिए बॉडी अगर नॉर्मली फिजियोलॉजी के अंदर क्लॉटिंग होना चाहे और हो जाएगा तो वो एक डिजीज कंडीशन आगे कॉज कर देगा, स्ट्रोक हो जाएगा, है ना, एसी में हो जाएगा, नेक्रोसिस हो जाएगा, वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही हार्मफुल है। तो हमको पता है कि हम जानते हैं कि हमारा लिक्विड के अंदर स्टेज के अंदर जो ब्लड होता है नॉर्मली लिक्विड स्टेज के अंदर बैठा है, तरल स्टेज के अंदर बैठा है, जिसके इसको लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू भी कहा जाता है ना। ब्लड हमारा एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है जो लिक्विड फॉर्म के अंदर चलता रहता है। तो ये लिक्विड फॉर्म के अंदर कैसे चलता है ना, क्या क्या इसकी मैकेनिज्म होती है जो उसको क्लॉट होने से बॉडी के अंदर नॉर्मली प्रिवेंट करते हैं, वो हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए आप, कंप्लीटली इस वीडियो के साथ में बने रहिए। हम कोशिश करेंगे ज़रूर हम कुछ नया सीखें, है ना। तो अगर हम जरूर यहाँ नए सीखने की कोशिश कर रहे हैं, और आज का लेक्चर ये हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हमारा ब्लड फ्लो नॉर्मली चलता है। देखिए, आई वाज पुटेड हियर, ये हमने थोड़ा सा एक हार्ट बनाने की कोशिश की है, ह्यूमन हार्ट। ये हमने यहाँ पर लिखा है, ये हम जानते हैं कि दिस इज़ आवर इन्फीरियर वीना कावा, सॉरी सुपीरियर वीना कावा, और ये हमारी इन्फीरियर वीना कावा हो गई जो अपर बॉडी से ब्लड लेके आती है, और ये लोअर बॉडी से ब्लड लेके आती है। और दिस इज आपका राइट एट्रियम, दिस इज द राइट वेंट्रिकल, दिस इज द लेफ्ट एट्रियम एंड दिस इज द लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल को थोड़ा हमने लार्ज बनाया है क्योंकि मेजर वेंट्रिकल होता है, सबसे ज़्यादा प्रेशर आपके इसी के अंदर होता है, 120 जिसको पड़ता है सिस्टोलिक प्रेशर, वो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल बनाता है कॉन्ट्रैक्शन के दौरान। अब ये जो जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो हमारा ये आयोटा निकलता है, आपका मेजर आर्टरी होता है, सबसे बड़ी आर्टरी होती है, ये आपका असेंडिंग आयोटा हो गया, ये आपका आर्च ऑफ आयोटा हो गया, और आर्च ऑफ आयोटा से 3 मेजर ब्लड वेसल्स निकलते हैं जो हमारी अपर बॉडी को ब्लड सप्लाई करने का काम करते हैं, है ना। और ये आपका डिसेंडिंग आयोटा हो गया। जब ये डिसेंडिंग आयोटा होता है तो ये आगे जाकर आपके एब्डोमिनल आयोटा और मेजर जो नॉर्मली आर्टरीज, आर्टीरियल और कैपिलरी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ये जो छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं आगे अगेन वेन्यूल्स, वेन्स वगैरह में मिलकर बनाकर वापस बॉडी का सर्कुलेशन यहाँ लाते हैं। ये नॉर्मल फिजियोलॉजी हमको पता है। अब उन ब्लड वेसल्स में से एक ब्लड वेसल्स हम बात करें तो कैसे उसके अंदर फ्लो होता है, जो एक ब्लड वेसल से ये हमने ड्रॉ करने की कोशिश की है। ये क्या है, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारी एक ब्लड वेसल्स के इनर साइड का हमने एक व्यू लिया है, एक छोटा सा, इसको डायग्रामेटिक तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, ये जो हमने यहाँ पर लिखा है ये क्या है, हमारी ब्लड वेसल्स है ना, और ये ब्लड वेसल्स का अंदर ल्यूमेन है जिसके अंदर ब्लड फ्लो होता है, और ये जो नीचे है इसको हम नाम देते हैं, दिस इज आवर, इसको कहा जाता है बेसमेंट मेम्ब्रेन। इसको कहा जाए, क्या कहेंगे, इसको कहेंगे बेसमेंट, बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये होती है आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर जो ये आप लाइनिंग देख रहे हैं, ये ब्लड वेसल्स की एंडोथेलियम लाइनिंग होती है। ये क्या होती है, एंडोथेलियम लाइनिंग, इसको हम नाम देते हैं एंडोथेलियल लाइनिंग, है ना। और ये ब्लड वेसल्स का ल्यूमेन हो गया। अब बात करते हैं ब्लड, मान लीजिए इसके अंदर ये सर्कुलेट हो रहा है, ये नॉर्मली ब्लड इसके अंदर सर्कुलेट हो रहा है ना, यहाँ से ये मान लीजिए ये ब्लड सर्कुलेट हो रहा है नॉर्मली आगे फर्दर। अब मान लीजिए ब्लड के अंदर बहुत सारी सेल्स होती हैं, हमने पढ़ा WBC होती हैं, प्लेटलेट्स होती है और RBCs होती है, बहुत सारी सेल्स होती हैं, है ना। नंबर ऑफ पार्टिकल्स कंटेन होते हैं ब्लड के अंदर। अब मान लीजिए ब्लड के अंदर होती हैं एक सेल्स हम पढ़ते हैं प्लेटलेट, है ना। प्लेटलेट्स हमने पढ़ा था, ये हमारी मान लीजिए ये प्लेटलेट्स होती है। लेट सपोज दिस इज आवर प्लेटलेट और दिस प्लेटलेट इज वेरी स्माइलिंग फेस। ये प्लेटलेट है, बहुत स्माइल कर रही है और ये लगभग चल रही है ब्लड के अंदर। अब ये प्लेटलेट है, मान लीजिए चलते 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 थक गई, अब इसको लगा कि मुझे रेस्ट करना चाहिए, है ना, मैं चल रही हूँ। हम समझने के लिए बता रहे हैं, ये इसको प्लेटलेट को हम कोई रेंट तो देते नहीं है चलने का कि तू चलती रहे, पर मंथ का तुझे रेंट देंगे, तेरे को चलना है, ऐसा तो हम करते नहीं है नॉर्मली। तो ये प्लेटलेट क्या गारंटी, ये बैठ जाए तो बोलती मैं तो थक गई हूँ साहब, अब मैं नहीं चल सकती, और बैठूंगी तो ये मैं क्या करूँगी, या क्लॉट बना दूंगी और आपका जो मेजर ब्लड जो पीछे से आ रहे हैं वो क्लॉट हो जाएगा।
लेकिन क्या ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये जो प्लेटलेट चलती हैं, ये आपके एंडोथेलियम लेयर होती है ना, ये एक बहुत ही स्पेसिफिक सब्सटेंस का सीक्रेशन करती है। कौन कौन से सब्सटेंस होते हैं वो हम जानेंगे अभी। देखिए, मान लीजिए ये प्लेटलेट यहाँ पर स्टिक होना चाहती है, यहाँ पर रेस्ट करना चाहती है। अभी ये करेगी तो ये हमारे ब्लड के अंदर नॉर्मली 1.5 लाख से 4.5 लाख प्लेटलेट होती है ना, तो बहुत सारी बैठ जाएगी यहाँ पर, तो ब्लड को ऐसे ही क्लॉट कर देगी। अब क्या होता है, हमारी जो एंडोथेलियम लेयर है ये बेसिकली 3 सब्सटेंस का सीक्रेशन करती हैं। कौन कौन से सब्सटेंस होते हैं? वो पहला सब्सटेंस होता है आपका नाइट्रस ऑक्साइड। याद रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, वो पहला सब्सटेंस होता है आपका नाइट्रस ऑक्साइड। सेकेंड जो सब्सटेंस होता है वो होता है आपका प्रोस्टासाइक्लिन Ig2, है ना। और जो थर्ड वन सब्सटेंस होता है वो होता है आपका ADP, एडेनोसिन डाइफॉस्फेटेज एंजाइम। ये 3 सब्सटेंस होती है। मैं इसको यहाँ पर लिखता हूँ, ये कौन सीक्रेट करती है? हमारी एंडोथेलियल लेयर, है ना। फर्स्ट सब्सटेंस है उसको कहते हैं अपन नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। सेकेंड जो सब्सटेंस है वो है आपका प्रोस्टासाइक्लिन Ig2, है ना, प्रोस्टासाइक्लिन Ig2। और जो थर्ड सब्सटेंस है माय डियर फ्रेंड्स वो होता है आपका एडिनोसिन डाइफॉस्फेटेस। उसको क्या कहेंगे? एडिनोसिन डाइफॉस्फेटेस, शॉर्ट में इसको ADP अपन कहते हैं। ये जो 3 सब्सटेंस होते हैं माय डियर फ्रेंड्स, ये क्या करते हैं? बेसिकली इनका फंक्शन की अपन बात करें तो ये इनकी जो प्रॉपर्टी होती है बेसिकली एंटी प्लेटलेट्स होती हैं। क्या इनकी प्रॉपर्टी होती है? इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है? जैसा कि हमने यहाँ लिखा है, ये क्या होता है, यहाँ लिख देता हूँ, ये एंटी प्लेटलेट। अब नाम से पता चल रहा है एंटी प्लेटलेट, प्लेटलेट्स के अगेंस्ट काम करने वाले। अब जैसे ये प्लेटलेट यहाँ पर चलती हैं और जैसे ही यहाँ पर ये स्टिक होना चाहती है, ये जैसे यहाँ पर आना चाहती है, ये क्या करते हैं? प्लेटलेट को नीचे से एक थप्पड़ मारते हैं और ये कंटिन्यूस वापस आगे भाग जाती है ना। समझिए आप, ये जैसे ये प्लेटलेट यहाँ पर चिपकना चाहते हैं, यहाँ पर एंडोथेलियम पे रेस्ट करना चाहती है, हमारी जो नॉर्मली ब्लड वेसल्स के एंडोथेलियम लेयर हैं वो ये नाइट्रस ऑक्साइड, प्रोस्टाग्लैंडिन I2 और एडेनोसिन डाइफॉस्फेट एंजाइम का सीक्रेशन करती है। इनकी एंटी प्लेटलेट प्रॉपर्टी की वजह से ये इसको स्टिक होने से प्रिवेंट करती है और इसको फर्दर आगे मूवमेंट करवा देती है। जब ये प्लेटलेट यहाँ नहीं रहेगी, जैसे ही ये आई, इन्होंने क्या किया, एक प्लेटलेट को थप्पड़ मारा और ये प्लेटलेट क्या गई, वापस यहाँ चली गई। अब ये वापस यहाँ चली गई, तो ये हंसते हुए प्लेटलेट यहाँ बैठना चाहती थी, अब ये क्या कर रही है, ये वही प्लेटलेट मुँह लटका हुए घुसा हुए वापस आगे जा रही है। और ऐसा एक के साथ नहीं, लगभग सभी प्लेटलेट के साथ ऐसा होता है। हमारी देखिए नॉर्मल ब्लड वेसल्स की एंडोथेलियम लिंक कितनी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो इसकी वजह से यहाँ पर नॉर्मल ब्लड सर्कुलेशन चलता रहता है। पहली बात हमने ये क्लियर की। सेकेंड अपन बात करते हैं, ये जो हमारी ब्लड वेसल्स जो एंडोथेलियम लेयर हैं, एक स्पेसिफिक सब्सटेंस का सीक्रेशन और करती हैं, और उस सब्सटेंस का नाम अपन देते हैं बेसिकली, ये जो सब्सटेंस होता है आपका, ये आई वाज मेंशन हियर, एक सब्सटेंस का सीक्रेशन और करती हैं, उसको कहते हैं हेपेरिन सल्फेट, है ना। नॉर्मली हेपेरिन सल्फेट जो होता है एक एंटीकोएगुलेंट होता है, हमको सबको पता है, जो हम आर्टिफिशियली पेशेंट को दिया जाता है। और हमारी ब्लड के अंदर जो ब्लड वेसल्स होती हैं या जो ब्लड सेल्स होती हैं बॉडी के अंदर, नॉर्मली हेपेरिन का सीक्रेशन करने का काम अगर आपको कोई पूछे कौन करता है, तो आंसर होगा आपका बेसोफिल। हमारी जो WBC पढ़ते हैं, प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था, WBC जो होती है उसके अंदर बेसोफिल हमारी WBC का एक पार्ट होता है जो नॉर्मली नेचुरली हेपेरिन सीक्रेशन का काम करती है हमारी बॉडी के अंदर। तो ये जो एंडोथेलियम लेयर है, इनके साथ में एक और सब्सटेंस छोड़ती हैं, सीक्रेशन करती हैं, जिसको अपन कहते हैं हेपेरिन सल्फेट। हेपेरिन सल्फेट, ये जो हेपेरिन सल्फेट होता है, ये क्या होता है, एंटीकोएगुलेंट होता है, कोएगुलेंट, एंटीकोएगुलेंट होता है। अब इसके साथ में एक एंजाइम होता है, बेसिकली इसके साथ में कौन होता है, एक एंजाइम होता है ना। मैं इस एंजाइम को यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ। इसके साथ में एक और एंजाइम होता है, जब ये आपका प्लेटलेट यहाँ आने की कोशिश करेगा, या लेट सपोज प्लेटलेट का काम इन्होंने कर दिया। अब मान लीजिए ये एंडोथेलियम लेयर, अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई ट्रॉमा होता है और क्लॉटिंग की मैकेनिज्म चलती है, जो हम फर्दर लेक्चर में पढ़ेंगे, यहाँ पर क्लॉटिंग की मैकेनिज्म होती है और क्लॉट यहाँ पर बन जाता है, ब्लड को लीकेज को प्रिवेंट कर देते हैं ना। लेट सपोज यहाँ पर होती है और ये यहाँ पर क्लॉट बन गया और सारा फाइब्रिन का मेश बन गया, और ये अपन प्रीवियस लेक्चर में आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ जो क्लॉट बनता है, जब मान लीजिए ये यहीं पर सीमित थोड़ी रहता है, क्लॉट पे कोई ऐसा तो जोर नहीं कि यही रहेगा,
तो ये अगर क्लॉट मान लीजिए यहाँ चल चलते यहाँ आ गया तो ये यहाँ की सिस्टम को यहाँ पर नॉर्मली क्लॉट हो जाएगा और फर्दर जो ब्लड है उसको रोक देगा। तो ऐसा भी प्रिवेंट करती है कौन, हमारी ये एंडोथेलियम लेयर किसकी, ब्लड वेसल्स की। जब यहाँ से इंजरी होकर हमारा जो ये नॉर्मली क्लॉट या थ्रोम्बस या जो थ्रोम्बिन है वो फाइनली जब यहाँ पहुँच जाता है तब क्या होता है, ये हेपेरिन जो होता है एक्टिवेट होता है और हेपेरिन के साथ में एक सब्सटेंस होता है उसको अपन कहते हैं एंटी थ्रोम्बिन, उसको कहते हैं एंटी थ्रोम्बिन 3 है ना। एंटी थ्रोम्बिन 3 एक सब्सटेंस होता है। एंटी थ्रोम्बिन 3 क्या करता है माय डियर फ्रेंड्स, ये जो होता है आपका एक इसकी प्रॉपर्टी ये होती है, ये जैसे यहाँ पर कोई थ्रोम्बस आ गया है ना, एंटी थ्रोम्बिन, मान लीजिए यहाँ से कोई थ्रोम्बस या क्लॉट जम के यहाँ पर आता है तो ये क्या करता है, जो थ्रोम्बिन होता है ना बेसिकली, ये थ्रोम्बिन को बेसिकली कट कर देता है ना। थ्रोम्बिन जो होता है उसको कट करने का काम करता है आपका एंटी थ्रोम्बिन। देखिए नाम से पता चल रहा है एंटी थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन के अगेंस्ट। तो ये क्या करता है, कट करता है। पहला फंक्शन होता है थ्रोम्बिन को कट कर देता है, थ्रोम्बिन को कट कर दिया इसने। और इसका एक और बेसिकली फंक्शन काम होता है, वो जो आपके क्लॉटिंग फैक्टर यहाँ मैकेनिज्म प्ले कर रहे थे जो एक्टिवेटेड होते हैं, और उनमें एक्टिवेटेड क्लॉटिंग फैक्टर में से जो क्लॉटिंग फैक्टर 9th और 10th होते हैं जिसको अपन क्रिसमस फैक्टर और स्टुअर्ट पावर के नाम से जानते हैं, उनको भी ये डीएक्टिवेट करने का काम करता है। कौन करता है, आपका एंटी थ्रोम्बिन। आई बात समझ में। ये क्या करता है, डीएक्टिवेट करता है ना, ये डीएक्टिवेट किसको करता है, एक्टिवेटेड फैक्टर 9 एंड एक्टिवेटेड फैक्टर 10th को। तो यहाँ हम लिखते हैं एक्टिवेटेड फैक्टर, ये 9th एक्टिवेटेड एंड 10th एक्टिवेटेड। तो देखिए पहला फंक्शन हमने ये पढ़ा प्लेटलेट का, और दूसरा फंक्शन यहाँ पर हेपेरिन के बारे में हमने पढ़ा। अब तीसरा जो होता है एक और मेजर फंक्शन होता है, वो क्या होता है, और ये दोनों मिलकर ब्लड फ्लो को नॉर्मली चलने में मदद करते हैं, यहाँ पर क्लॉट नहीं जमता है। तीसरा फंक्शन एक और अपन पढ़ते हैं, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर चलिए, ये जो एंडोथेलियम लेयर होती हैं ये क्या करती है, एक सब्सटेंस का सीक्रेशन करती है बेसिकली। जैसे यहाँ पर सीक्रेशन हो रहा था उसी प्रकार एक और सब्सटेंस का सीक्रेशन करती हैं। उस सब्सटेंस को अपन कहते हैं TPA, इसको कहते हैं टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। उसको क्या कहते हैं, इसका नाम मैं यहाँ लिखता हूँ, प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। TPH नाम की जो दवाई भी आती है, मेडिसिन भी आती है ना, वो ये पहले हम फिजियोलॉजी पढ़ते हैं। TPH होती है हमारी ब्लड वेसल्स की जो एंडोथेलियम लेयर है वो सीक्रेट करती हैं। और ये जो TPH होता है ये क्या करता है, एक सब्सटेंस होता है ब्लड के अंदर जिसको अपन कहते हैं प्लाज्मिनोजन। प्लाज्मिनोजन जो लिवर के द्वारा सीक्रेट किया जाता है, जब वो ब्लड में आता है क्या होता है, प्लाज्मिनोजन है ना, क्या होता है, प्लाज्मिनोजन, ये जो होता है TPA, ये प्लाज्मिनोजन को जो होता है किसके अंदर कन्वर्ट कर देता है, बेसिकली प्लाज्मिनोजन को प्लाज्मिन के अंदर। TPA होता है आपका टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, जैसा नाम से पता चला है ना, प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। तो ये प्लाज्मिन को कन्वर्ट कर देता है प्लाज्मिन के अंदर। अब हमने क्या बना दिया, प्लाज्मिन। ये जो प्लाज्मिन होता है बेसिकली ये बहुत ही ज़बरदस्त कटर का काम करता है। ये किसका काम करता है, ये आपका एक कटर का काम करता है, कटर। और ये कट कर देता है आपका जो थ्रोम्बस वगैरह जो होते हैं ना, थ्रोम्बस, आपके जो क्लॉट्स होते हैं और ये जो एम्बुलस होते हैं, ये उनको कट करने का काम कौन करता, प्लाज्मिन करता है। इसे आपने जब देखा होगा कि जब पेशेंट को स्ट्रोक होता है ना, थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक होता है ब्रेन के अंदर, तो उसको एक मेडिसिन दी जाती है उसको क्लॉट को प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए। उस दवाई का नाम होता है TPH है ना, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, जिसके अंदर स्ट्रेप्टोकाइनेज आता है, यूरोकाइनेज आता है। तो ये जो दवाई होती है क्या करती है, ये प्लाज्मिनोजन को प्लाज्मिन के अंदर कन्वर्ट करती है और आपके कटर का फॉर्मेशन हो जाता है जो क्लॉट को प्रिवेंट करता है। तो हमने ये देखा, ये पहला फंक्शन। अच्छा, अब मान लीजिए ये जब क्लॉट होता है तो क्या डायरेक्ट क्लॉटिंग फैक्टर एक्टिवेट होते हैं, जी नहीं। ये जब मैकेनिज्म होती है उस एक्टिवेट होने से पहले एक काम होता है ब्लड लीकेज को रोकने के लिए हमारी ब्लड वेसल्स का हो जाता है कॉन्स्ट्रिक्शन, जिसको अपन कहते हैं वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन। ये जो वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, आगे की सप्लाई और यहाँ की जो सप्लाई है उसको कम हो जाएगी तो लीकेज कम मिनिमम होगा। आई बात समझें। अब मान लीजिए वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है
तो यहाँ की जो एंडोथेलियम लेयर है ये भी कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी, तो इसको भी ब्लड सप्लाई बंद हो गई। ये हम नॉर्मल पढ़ते हैं कि ये कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से यहाँ सप्लाई कम हो जाएगी और इंजरी से लीकेज कम होगा। लेकिन मान लीजिए यहाँ पर आगे भी तो सप्लाई हमको मेंटेन रखनी है ना, तो उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होगा? तो ये हमने यहाँ पर देखा था आपका नॉर्मल नाइट्रस ऑक्साइड और प्रोस्टासाइक्लिन Ig2 और एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, ये एंटी प्लेटलेट के साथ में ये क्या होते हैं, वेजोडाइलेटर का काम भी करते हैं। ये क्या होते हैं आपके, लेट्स सपोज आई राइट हियर वेजोडाइलेटर, और ये जो वेजोडाइलेटर हैं, सबसे पहले मान लीजिए इंजरी होती है तो आपकी नर्व इंजरी भी होगी तो नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा, उसके बाद में आपका मस्कुलर सिस्टम एक्टिवेट होगा। तो जब नर्व सिस्टम एक्टिवेट होगा तो वेजोडाइलेटर होगा वो क्या होगा, आपका न्यूरोजेनिक वेजोडाइलेटर, है ना। आपका जो वेजोडाइलेशन का काम भी करती है और ये फर्दर मूवमेंट करने का काम करती है। और ये जो वेजोडाइलेटर हमने पढ़ा था, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन जो होता है वो फर्दर आगे मूवमेंट करने से प्रिवेंट करना है, ब्लड लीकेज को रोकने के लिए। तो ये हमने 3 चीज़ें पढ़ी आज में। क्या पढ़ा, नाइट्रस ऑक्साइड के बारे में पढ़ा, प्रोस्टासाइक्लिन Ig2 के बारे में पढ़ा, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट के बारे में पढ़ा, जिनकी एक्टिविटी आपकी एंटी प्लेटलेट होती हैं, वेजोडाइलेशन का काम करती हैं, जो यहाँ की आगे की सप्लाई को भी मेंटेन रखने का काम करती है ना। और ये प्लेटलेट को यहाँ पर स्टिक होने से रोकती है, पहला फंक्शन। सेकेंड फंक्शन हमने देखा, जब इंजरी होती है और क्लॉट का फॉर्मेशन होता है तो नॉर्मल वेसल्स के अंदर क्लॉट ना हो, इसके लिए एक सब्सटेंस होता है, एंडोथेलियम सीक्रेट करती है आपका हिपेरिन सल्फेट। हिपेरिन सल्फेट जो होता है आपका एंटीकोगुलेंट प्रॉपर्टी होती है, और ये जो एंटीकोगुलेंट प्रॉपर्टी होती है ये एक एंटीथ्रोम्बिन नाम का सब्सटेंस कैरी करती है। ये एंटीथ्रोम्बिन क्या करता है, थ्रोम्बिन और डीएक्टिवेट थ्रोम्बिन को कट करने का काम करता है। और जो एक्टिवेटेड क्लोटिंग फैक्टर 9 है, जिसको अपन क्रिसमस फैक्टर कहते हैं, और 10 जिसको अपन स्टुअर्ट प्रॉवर फैक्टर कहते हैं, उसको डीएक्टिवेट करने का काम कौन करता है, आपका एंटीथ्रोम्बिन। ये 2 चीज़ें हैं। थर्ड वन हमने देखा कि जो एंडोथेलियल लेयर होती है आपका टीपीएस, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर को सीक्रेट करती है, और एक सब्सटेंस जो प्लाज्मिनोजन होता है ये कौन सीक्रेट करता है, आपका लीवर जो सीक्रेट करता है इसको कन्वर्ट कर देता है प्लाज्मिन के अंदर, और प्लाज्मिन होता है मेजर कटर का काम करता है, जो थ्रोम्बस, क्लॉट, एम्बुलस कुछ भी हो कट करने का काम करता है। इसलिए हम स्ट्रोक वाले मरीज के अंदर टीपीएस नाम की मेडिसिन भी देते हैं। तो ये आज के लेक्चर के बारे में हमने पढ़ा, कैसे नॉर्मल ब्लड फ्लो कैरी होता है। अगर ये सारी सिस्टम चलता रहेगा तो क्या ये प्लेटलेट यहाँ पर रुकेगी? नहीं रुकेगी। जब नहीं रुकेगी तो ब्लड का जो प्रोसेस है वो चलता रहेगा। अब मान लीजिए यहाँ पर एंडोथेलियम के अंदर कोई इंजरी हो जाए, यहीं पर लीकेज हो जाए, तो क्या ये सारी चीज़ें होगी? नहीं होगी। अब जब नहीं होगी तब एक प्रोसेस यहाँ पर स्टार्ट होगा जिसको कहते हैं कोएगुलेशन प्रोसेस या कोएगुलेशन कैस्केड, जो हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर के अंदर, अगले वीडियो के अंदर। आई होप आपको ये नई चीज़ें आज समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में आई तो बने रहिए, हम समझेंगे कि इस वीडियो की सार्थकता साबित होती है। तब तक के लिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।